हेलो क्लास 11th, मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। बेटा लास्ट टाइम आपने सीखा था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। आपने देखा कि कैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को यूज़ कर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। पहले तो बेटा इस यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब जान लीजिए आप। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, दैट इज नो वेरिएशन। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो वो मोशन कैसा कहलाया जाएगा बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। आपको पता है कि वेलोसिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ना तो मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए और ना ही डायरेक्शन बदलनी चाहिए, दोनों क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप ए से चले और सी पर आपको जाना है और आपका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब आपकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ए से बी जाने पर आपने टी समय लिया और बी से सी जाने पर भी आपको कितना समय लगता है? टी लगता है। ठीक है, तो अगर मैं अल्टीमेटली ये डिस्प्लेसमेंट कवर देखूं तो आपकी कितनी हो जाएगी? v इंटू टी। सिंपल फॉर्मूला लगाया आपने। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इंटू टाइम। और बी सी भी आप देख सकते हैं कितनी हो जाएगी आपकी? v इंटू टी। तो यूनिफॉर्म मोशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वो मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सिंस डायरेक्शन चेंज अलाउड नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन तो क्या है बेटा? कांस्टेंट है, तो आपका जो मोशन है वो कैसा हो गया है? स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। और स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यूनिफॉर्म मोशन में आपकी जितनी डिस्प्लेसमेंट है उतनी ही क्या होगी? डिस्टेंस होगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बराबर होगी। एक एग्जाम्पल से समझिए, कोई आदमी मंडे टू सैटरडे 20 रुपये पर डे कमाता है। ठीक है, अब आप उससे पूछें कि उसकी एवरेज कमाई कितनी है। देखिए वो 20 रुपये पर डे कमा रहा है, ना तो ऊपर गया ना नीचे गया, तो एवरेज कितना रहेगा? 20 ही रहेगा। ठीक है, अगर ऊपर नीचे जाता तो आप एवरेज आउट कर सकते थे, है ना। और अगर मैं पूछूं कि वेडनेसडे को उसने कितना कमाया, डेट इज मैंने एक डे में पूछ लिया, एक इंस्टेंटली पूछ लिया, तो वो भी कमाई कितनी है? 20 रुपये है। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी, अगर कैसा है मोशन? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। चेंज इन वेलोसिटी होएगी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन में। क्लियर है। फोर्स आपने पढ़ा है क्लास 9th में, याद कीजिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी कितना हो गया? 0। तो आपका एक यहाँ पर एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये कैसे पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा? हमने तो पढ़ा ये है कि फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। तो इसका आंसर आपको कौन देगा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट। न्यूटन का पहला नियम आपने पढ़ा है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किस में रहता है? मोशन में। और कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो किस में रहता है? रेस्ट में रहता है, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने गेंद को 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से छोड़ दिया, तो न्यूटन के हिसाब से ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती जानी चाहिए थी। परंतु आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं होता है, बॉल तो रुक जाती है थोड़ी समय के बाद। इसकी वजह यह है बेटा, क्योंकि अर्थ लगातार एक फोर्स लगा रही है जो आपको नहीं दिख रहा है, और उस फोर्स को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। देखिए न्यूटन का पहला नियम कहता था कि जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, लेकिन यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो धीरे 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 बॉडी क्या आएगी? आपकी स्लो डाउन हो जाएगी और एक समय के बाद रुक जाएगी। अगर एक समय के लिए आप मान लें कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो बॉडी कंटिन्यू क्या करती रहेगी? मूव करती रहेगी, क्योंकि अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 0। उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने बोला है कि आपकी बॉडी मूव करती रहेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन में और फोर्स नहीं लगेगा। तो जिस तरीके से आपने पढ़ा बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, वैसे होता है यूनिफॉर्म स्पीड मोशन भी। ऐसा मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहे वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड मोशन। क्योंकि आपको पता है कि स्पीड में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो कंडीशन सिर्फ किस पर है? मैग्नीट्यूड पर, कि मैग्नीट्यूड क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। अब डायरेक्शन पर कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड मोशन को मैं 2 तरीके से समझाता हूँ। पहला लेता हूँ मैं स्ट्रेट लाइन मोशन। मान लीजिए एक बॉडी है और वो मूव कर रही है कितने मैग्नीट्यूड से? 2 मीटर पर सेकंड के, और वो 2 मीटर पर सेकंड के मैग्नीट्यूड से ही क्या करती रहे? मूव करती रहे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो कैसा मोशन हो गया? यूनिफॉर्म स्पीड मोशन। ठीक है, परंतु अगर आप देखें डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो अल्टीमेटली वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। और इस केस में एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आपको पता है अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो फोर्स भी क्या होता है? 0। ठीक है, अब
यूनिफॉर्म स्पीड मोशन को हम देखते हैं सर्कुलर मोशन में। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है और आपने इसको एक धागे से टाइट कर रखा है यहाँ पर, और आप इसको रोटेट करवा रहे हो सच डैट हर एक पॉइंट पर उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस समय अगर मैं बात करूँ इसके मोशन की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पर इस तरफ हो गई। ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, स्पीड क्या रहेगी कांस्टेंट, तो कैसा मोशन हो गया यूनिफॉर्म स्पीड मोशन। परंतु अगर आप नोटिस करें डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या कर रही है, चेंज कर रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा और फोर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो समझने वाली बात यह है बेटा, इन यूनिफॉर्म स्पीड मोशन एक्सेलरेशन में और मे नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आपने किस प्रकार का मोशन किया है। अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और अगर आपका सर्कुलर मोशन है तो आपका एक्सेलरेशन आएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एक्सेलरेशन डिपेंड किसके ऊपर करता है, वेलोसिटी के ऊपर, उसका स्पीड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम ग्राफिकली सीखेंगे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो कैसे उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है। तो पहला केस लेते हैं बेटा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वाला। मान लीजिए कि ट्री है और यहाँ से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो और आप और ट्री के बीच में दूरी कितनी है, 1 मीटर है। अगर आप अपने आप को ओरिजिन अज्यूम करते हो, ठीक है, तो आप इसको अब देखो, 1 घंटे बाद देखो, 2 घंटे बाद देखो, इसके और आपके बीच में दूरी कितनी रहने वाली है, 1 मीटर। मतलब टाइम तो बढ़ता रहेगा लेकिन पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये कितनी पोजीशन आपकी, 1 मीटर है। ठीक है, अगर आप यहीं पर ओरिजिन मानते, ठीक है, तो ओरिजिन से इस पेड़ की दूरी कितनी हो जाती, 0। तो ये पोजीशन वाली लाइन इस टाइम एक्सिस पर क्या कर जाती, कोइंसाइड कर जाती। इसका मतलब आपकी पोजीशन 0 है आपके फिक्स पॉइंट ओरिजिन से, और टाइम लगातार चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ठीक है, सेकंड केस हमारा ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितनी वेलोसिटी चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है वो 1 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, 2 मीटर की कर रहा है ना। अगर मैं मानूं कि जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट कवर भी कितनी थी, 0। जैसे ही 1 सेकंड हुआ तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 2 मीटर कवर कर ली। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्ड इंटरचेंजेबल है। तो टाइम 2 सेकंड होगा तो डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, 4। समझ रहे हो बात। तो आप अगर इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर दिखाएंगे तो कुछ इस तरीके की लाइन आएगी, OA लाइन आएगी। 1 सेकंड पर 2, 2 सेकंड पर 4 और 3 सेकंड पर 6। समझ आई बात। लेकिन अगर आप ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ से स्टार्ट करें, मतलब x इजिकल टू -2 से स्टार्ट करें, जब आपने देखना स्टार्ट किया मोशन को तो ऑब्जेक्ट x इजिकल टू -2 पर था। टाइम 1 हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ जाएगा, x इजिकल टू 0 पर। टाइम 2 सेकंड हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा, x इजिकल टू 2। ठीक है, और जब टाइम 3 सेकंड हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ जाएगा, x इजिकल टू 4। देखिए है कांस्टेंट वेलोसिटी ही, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट डी क्या हो रही है, कवर हो रही है। परंतु आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, -2 से, तो ग्राफ -2 से स्टार्ट होगा। तो ग्राफ अगर -x एक्सिस से स्टार्ट हो तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहा होगा, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में रहा होगा। ठीक है, तो दिस विल बी द ग्राफ, BC ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए, अगर आप स्टार्ट करें x इजिकल टू 2 से, जब टाइम 0 था, जब आपने इसको देखना स्टार्ट किया मोशन को, तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या थी, x इजिकल टू 2। नेक्स्ट सेकंड पर कितनी हो जाएगी, x इजिकल टू 4, और नेक्स्ट सेकंड पर कितनी हो जाएगी, x इजिकल टू 6। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा आपका। ठीक है, दिस इज ग्राफ DE। तो इसको समझिए आप कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते हैं तो 3 ग्राफ आपको मिल सकते हैं, और हर ग्राफ का एक मतलब है। यहाँ से मतलब है कि आप x इजिकल टू 0 से मोशन को देख रहे हो, और इस लाइन का मतलब है कि आपने x इजिकल टू 2 से मोशन को देखना स्टार्ट किया, डेट इज राइट हैंड साइड ऑफ ओरिजिन। और इसका मतलब है आपने लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ओरिजिन से मोशन को देखना स्टार्ट किया तो ग्राफ नेगेटिव x एक्सिस से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट केस देखिए बेटा, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही है, परंतु वो अब ओरिजिन की तरफ भाग रहा है। पिछले तीनों केसेस में वो ओरिजिन से अवे भाग रहा था। समझ में आई बात आपको। तो लेट अगर मैं मानूं जब टाइम t इजिकल टू 0 था तो उसकी लोकेशन कितनी थी, x इजिकल टू 10, और क्योंकि उसकी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो 1 सेकंड में वो कहाँ पर आ जाएगा, एट x इजिकल टू 8 पर।
टाइम जब 2 सेकंड होगा तो x इजिकल टू 6 उसकी लोकेशन होगी, 3 पर 4 और 4 पर 2 और 5 पर कितनी हो जाएगी 0। तो उसी को अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूं, जब टाइम 0 था तो लोकेशन कितनी थी 10 थी, और टाइम 1 होने पर 8, 2 होने पर 6, 3 होने पर 4 और 4 होने पर 2 और 5 पर लोकेशन कितनी आ गई 0। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा नेगेटिव स्लोप के साथ। समझ में आई बात। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। देखिए अगर बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो वो मोशन कैसा कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नोट करें इस गिवन डाटा को, इस 1 सेकंड में बॉडी कितना चली है 2 मीटर, लेकिन नेक्स्ट 1 सेकंड में बॉडी कितना चली है 4 मीटर, और नेक्स्ट 1 सेकंड में बॉडी कितना चली है बेटा आपका 9 मीटर। तो आपका अनइक्वली डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ पोजिशन टाइम ग्राफ पर, तो पहला पॉइंट क्या है, t इजिकल टू 0 पर x इजिकल टू 0, दूसरा पॉइंट है t इजिकल टू 1 पर x इजिकल टू 2, t इजिकल टू 2 पर x इजिकल टू 6 और t इजिकल टू 3 पर x इजिकल टू 15। बेटा नोट करें ये तीनों पॉइंट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे, समझ रहे हो आप। अगर आप इन 2 पॉइंट को लेंगे तो ये तीसरे वाला नहीं आएगा, ये 2 पॉइंट लेंगे तो ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। तो ऐसे केस में आपको करना क्या होता है, उन पॉइंटों को फ्री हैंडली आपको मीट कर देना है, तो इस तरह का कर्व आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपके पास इम्पॉसिबल कर्व। कई बार एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए कुछ ऐसे कर्व देता है जो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे ये बेटा अगर आप देखो यहाँ पर एक टाइम पर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन है, ऑब्जेक्ट x इजिकल टू 2 पर भी है, ऑब्जेक्ट x इजिकल टू 4 पर भी है, टाइम एक ही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक ऐसा ग्राफ आ गया, इम्पॉसिबल ग्राफ हो गया। नेक्स्ट इस ग्राफ को देखिए आप, इस एक टाइम इंटरवल पर ऑब्जेक्ट की 2 लोकेशन दिखा रहा है, इसी तरीके से इस टाइम इंटरवल पर ये एक लोकेशन दिखा रहा है और एक ये लोकेशन दिखा रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी किस कैटेगरी में आता है, इम्पॉसिबल कर्व की कैटेगरी।